नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। आज इसमें पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है अब के वक्त में, और कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि संगठन बन चुका है सबसे बड़ी चुनौती, जिसे कभी उसने खुद ही खड़ा किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान पर पाक सेना के हालिया हमलों के बाद टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में एक दुश्मनी सी हो पड़ी है। अब सीधे टकराव में ये बदल चुकी है और अब टीटीपी ने वो कदम उठाने का मन बना लिया है जिससे पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। टीटीपी ने अपने खुद की सेना खड़ी करने का फैसला कर लिया है और यहां तक कि अपनी वायु सेना तैयार करने की भी योजना बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों का यह दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो पाक सेना पर हमले दोगुनी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। इसी के साथ टीटीपी ने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मशीनरी को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए, सोशल मीडिया को हथियार बना करके पाक सेना और सरकार के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और नए समर्थक जोड़े जा रहे हैं। आपको याद दिला दे कि टीटीपी और पाक सेना के बीच में युद्ध विराम नवंबर 2022 में टूट गया था और तब से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले लगातार बढ़ते चले गए। और ये आपने इंडिया डेली पर खबर देखी होगी क्योंकि हर अपडेट पाकिस्तान की हम आपको दिखाते हैं। अब तो टीटीपी गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे नए इलाकों में भी अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह बताया जा रहा है कि वायु सेना तैयार करने की योजना 2026 के अंत तक ऑपरेशनल करने का लक्ष्य चल रही है। अब सोचिए, यह योजना कितनी बड़ी, वायु सेना तैयार करना। इधर पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा है। टीटीपी को रोकने के लिए वो आईएसकेपी और लश्कर ए तैयबा को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, जो उनके पुराने सहयोगी हैं, यानी कि जो आतंकवादी संगठन हैं उनको वापस से पूरी तरह से खड़ा कर रहा है। क्योंकि याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से लश्कर ए तैयबा हो या अन्य उनके आतंकी संगठन हो, सबको निस्तेनाबूद भारत ने कर दिया था और एक बार फिर से उसको खड़ा कर रहा है, लेकिन इस बार टीटीपी के लिए खड़ा कर रहा है। आईएसकेपी तो इस गठजोड़ के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन लश्कर के भीतर इस पर एक नाराजगी सी बढ़ गई है। कई नेता टीटीपी या अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ाई को सही कदम नहीं मानते। यानी एक तरफ टीटीपी का बढ़ता हुआ संगठन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बढ़ती हुई बेचैनी। इसके बीच में अफगान पाक रिश्तों में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अफगान ने तो सीधे तौर पर, यानी कि अफगान शासित जो तालिबान सरकार है, उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो ये हमले हम और दुगनी और तिगनी रफ्तार से करेंगे। यानी पाकिस्तान चौतरफा यहां पर घिर चुका है। और आइए अब आपको यहां पर हम बताते हैं 2022-25 टीटीपी वापसी और बढ़ते हमलों के लिए क्या क्या है। 13 सितंबर की अगर हम बात करें, 2022 में टीटीपी ने आईडी धमाका किया था। तो किस तरह से 22 से लेकर 25 तक में, यानी 3 साल के अंतर्गत में किस तरह से हमले बढ़े हैं। अब देखिए, 14 सितंबर को भी यह हमला हुआ था और यह हमला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। टीटीपी का यह हमला था। तो अपने आप में आप समझिए इस बात को कि ये हमले कितनी तेजी और इसके साथ रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद का देखिए कि 7 और 8 अक्टूबर 2025 और काइजी हमला हुआ। तो ये लगातार हमले टीटीपी की तरफ से कभी होते हैं, कभी बीएलए की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको ये टीटीपी का आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान चौतरफा गिरा हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं और इस बात को अब समझना होगा पाकिस्तान को। 11 नवंबर का भी देखिए, इस्लामाबाद कोर्ट बम धमाका। इस्लामाबाद के कोर्ट में ये बम धमाका हुआ। अब समझिए इस बात को कि सीधे कोर में जाकर के टीटीपी ने यह हमला किया। 23 दिसंबर को कारका जिले में पुलिस वाहन पर हमला हुआ। कभी पुलिस के जवानों को यहां पर टीटीपी में
एक तरह से उन पे हमला किया, तो कभी सेना के जवानों पर। अब इसके बाद देखिए, युद्ध विराम टूटा। नवंबर 2022 में बलूचिस्तान के भी हमले जो है वो तेज हो गए। यानी एक तरफ आप युद्ध विराम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो टूट जाता है क्योंकि निभाया नहीं जा सकता, और उसके बाद लगातार हमले बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए फोकस हुआ खास तौर से, और बलूचिस्तान के भी हमले बढ़े। अभी कुछ दिन पहले की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से मिसाइल से अटैक किया गया था। सेना और पुलिस दोनों टारगेट पर किस तरह से चौतरफा गिरा है वो बता रहे। पहले हमने आपको टीटीपी का आंकड़ा बताया, और अब हम आपको बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी किस तरह से हमले हो रहे हैं वो भी बता रहे हैं। देखिए टीटीपी की नई कमान किसके हाथ में है? एहसानुल्लाह ईपी वायुसेना प्लान कर रहा है, यानी एहसानुल्लाह ईपी के हाथ में है ये पूरी कमान। और वायुसेना का निर्माण करना अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है। हिलाल गाज सेंट्रल जोन, यहां पर जो है पूरी तरह से ये बनाया गया है एरिया, जहां पर वायुसेना को विस्तार देने, उनको बनाने, उसको गढ़ने की एक तैयारी टीटीपी की तरफ से चल रही है। और ये नई कमान है। अजमतुल्लाह महसूद जो है राजनीतिक आयोग, ये भी टीटीपी से कनेक्टेड है। तो आप समझिए इस बात को कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है। केवल एक तरफा नहीं, एक तरफा, दो तरफा, तीन तरफा, चारों तरफ से। और अब तो अफगानिस्तान भी दुश्मन बन बैठा है। क्या होगा पाकिस्तान का, इस बात को तो पाकिस्तान की आवाम भी अब समझने के लिए और समझने की कोशिश में, लेकिन आवाम के साथ साथ हुक्मरानों को भी सोचना होगा, आर्मी को भी सोचने की जरूरत है, आसिम मुनीर को भी सोचने की जरूरत है कि आखिरकार कैसे इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा। लगातार पाकिस्तान के अंदर में धमाके 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 सुने जा रहे हैं। और चलिए इसी पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हुसैन जावेद जी है, पाकिस्तान के पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, अब तो टीटीपी की तरफ से वायुसेना के विस्तार की भी बात सामने आ रही है, और अगर ये विस्तार हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे इस चौतरफा हमले से बचेगा पाकिस्तान? क्या तैयारी, क्या कोशिश है? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक अफगान एयरफोर्स की बात है, और वो भी तालिबान के अंदर, अगर तो ये बात कुछ ऐसी होती, इससे पहले यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस होता, उस जमाने की कोई इस तरह एयरफोर्स होती तो कोई बात भी थी। खैर, वो भी इतनी ज्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स नहीं थी। अब ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस तरह की एयरफोर्स बनाएंगे, और इनको लगता है कि जैसे ही बनाएंगे तो इनके जो हवाबाज है वो इतने ज्यादा माहिर होंगे कि वो लेटेस्ट से लेटेस्ट जेट को खरीद भी लेंगे और पाकिस्तान पे हमला भी कर देंगे। तो मैं तो इस चीज को एक जोक से ज्यादा बिल्कुल ले नहीं रहा। उनके पास चंद हेलीकॉप्टर्स हैं, बस चंद हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमरीकी वहां पर इस तरह छोड़ के गए थे, और वो भी सही तरह से उनको चलाने आते नहीं है। तो ये असल हकीकत तो यही है। एयरफोर्स जब इस तरह से खड़ी हो जाएगी तो हम भी उसको देख लेंगे, अगर तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। दूसरी बात, ये आपकी बात ठीक है, आपने इंट्रो में जिस तरह टीटीपी और तालिबान का नेक्सस को आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया पाकिस्तान के खिलाफ, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि एक तासुर इस तरह दिया जाता है कि शायद सारा हमारा केपी के इस आग में जल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे केपी के का सदर्न इलाका है, वहां पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं जहां पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल केपी के मतलब इतने ज्यादा खराब हालात है नहीं है। दूसरी बात, ऑब्वियसली हमने इस बात से कभी इनकार नहीं किया, वहां पे हालात आज से सख्त नहीं है, पिछले 3-4 साल से बहुत सख्त है, और उनके खिलाफ स्टेट अपनी जो एक्शन है, जो भी मतलब कार्रवाइयां हुसैन जावेद जी, आप दो तरफा बातें कर रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि वायुसेना का विस्तार कर भी ले, उनको तो मिसाइलें चलानी नहीं आती हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हालात किस कदर हैं, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं एग्री कर रहा हूं। यानी ये जो फिर आपके यहाँ पर हालात हो रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले, बार बार पाक सैनिकों पर, बार बार जो है पाक की पुलिस के ऊपर में अगर ये हमले हो रहे हैं, तो फिर ये कौन कर रहा है? अगर उनको मिसाइलें चलानी नहीं आती, उनको बंदूकें चलानी नहीं आती, और क्या उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता? यानी आने वाली चुनौती के लिए आंखें बंद कर लेने से चुनौती खत्म हो जाएगी, या फिर चुनौती के खिलाफ आप लोगों को भी खड़ा होना होगा?
जी, मैं यहाँ पे इस बात को अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ, मैंने ये नहीं कहा कि उनको ये नहीं आता कि हाउ टू फायर विद द गन्स, गन्स की बात नहीं की, मैं एयर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं स्पेसिफिक एयर मैं फोर्स तो की बात देखिए कर एक रहा हूँ। आपको गोली एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया, आपने कहा वायुसेना। अब क्या जो गोली चलाना सीख जाए, जो बंदूकें चलाना सीख जाए, वो वायुसेना के नहीं, तौर नहीं पर मैम, मिसाइलें देखिए चलाना नहीं सीख सकते हैं? बहुत मैम दूर की हमारे कौड़ी साथ है। मैम मैम हमारे साथ ग्रुप कैप्टन साहब बैठे हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है कि एयरफोर्स और आर्मी का फर्क क्या होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। खैर इस बात को जाने दे, मैं इस बात नहीं नहीं, मैंने जो जाने आपकी कैसे बात दे दे सर, मतलब मैं तो वही जानना चाहती हूँ, क्या आंखें मूंद लेने से आपकी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, आपके दुश्मन साइड हो जाएंगे? क्या ऐसा होता है? आपने अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का नाम लिया, मैं उन्हीं से जान लेती हूँ। क्या जो आज के वक्त में बंदूकें चलाना नहीं जानते यूके देवनाथ सर, क्या वो चलाना सीख नहीं सकते हैं? क्या जो वायुसेना में मिसाइलों को चलाना, क्या सीखा नहीं जा सकता है? किरण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अभी बहुत ही नाजुक हैं, टेंशन भरे हैं। ऐसे में क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा? जाहिर बात है, अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान की तरफ रुख करता है, हम्म। जो कि पहले भी तालिबान सरकार ने कुछ बार किया है, ज़मीनी हमला वो शानदार करते हैं। उनके पास काबुल में, हेरात में, कंधार में, खैबर पख्तूनख्वा में, वज़ीरिस्तान में उनके पास हज़ारों लड़ाके तैयार बैठे हैं, जो कि कभी भी इशारा मिलने पर अपनी-अपनी हथियारों को उठाकर डूरन लाइन की तरफ कूच कर देते हैं। जी। हमला भी कर देते हैं। हर हफ्ते खबर आ रही है कि आज पाकिस्तान के 5 रेंजर्स मारे गए, कल हम्म। पाकिस्तान के बॉर्डर कांस्टेबल के 7 कांस्टेबल्स मारे गए। अफ़गानिस्तान की एयरफ़ोर्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक समय था जब उनके पास एक ठीक-ठाक एयरफ़ोर्स थी। अ, आज की तारीख में उनकी एयरफ़ोर्स में हेलीकॉप्टर्स हैं, 1-2 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। भविष्य में अगर वो एयरफ़ोर्स बनाने की बात कर रहे हैं तो इसके 2 आयाम होंगे। हो सकता है कि हवाई हमला करने के लिए अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, वो ड्रोन का इस्तेमाल करे। ड्रोन जो है इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, कॉट्स आइटम है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ आइटम। कोई भी खरीद कर असेंबल करके महज 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उड़ा सकता है। हम्म। तो यह एक ज़रिया हो सकता है एरियल थ्रेट पाकिस्तान के ऊपर करने का। क्या वो वाक़ई एक फाइटर जेट उड़ा सकते हैं? जब अमेरिकन्स लास्ट वहाँ से गए 2021 के अगस्त में, तो वहाँ पर 176 हवाई जहाज़, चाहे वो रशियन फाइटर विमान, चाहे वो रशियन हो ओरिजिन के या वेस्टर्न ओरिजिन के हो, अमेरिकन हो, थे। और लेकिन अमेरिकन्स जब गए तो ये 176 के 176 जहाज़ जो है वो उड़ाने के लायक नहीं थे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। किसी में रडार नहीं है, किसी में इंजन नहीं है, किसी का हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा। तालिबान को अपने इन सब फाइटर विमानों को रिपेयर कराना पड़ेगा, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। एक फाइटर विमान को अगर रिपेयर कराना पड़ेगा तो जाहिर बात है उनको एक्सपर्टीज और स्पेयर पार्ट्स जो हैं, टूल्स, टेस्टर्स, गास्केट्स, नट्स, बोल्ट, बुशेस, हम्म। रबर सील्स, ये सब उनको विदेशों से लाना पड़ेगा, टेक्नीशियन भी विदेशों से लाना पड़ेगा। तो मुहिम चलानी पड़ेगी जिसमें 1 साल 2 साल का समय लगेगा। लेकिन मेरा आकलन ये है कि तालिबान जो है ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हवाई हमले कर सकता है। हम्म। जी। जी। मैं चाहूंगी हुसैन जावेद जी, ड्रोन का हमला भी हो सकता है, 1-2 साल के बाद भी ऐसी स्थिति जो है वो पनप सकती है। आज कोशिशें चल रही हैं, आज तैयारी चल रही है उनकी, एक तरह से पाकिस्तान को भी तैयार रहना होगा। मैम हम तो तैयार हैं आपके सामने। अभी जब अक्टूबर के अंदर हमारी अफगानिस्तान के साथ इतनी शदीद किस्म की झड़पें हुई थी, तो अफगान की फजा पे, काबुल की फजा से लेकर कंधार तक किसका राज था? पाकिस्तान एयरफोर्स का। तो वो हमारे लिए कोई ऐसी चुनौती नहीं है। और मैं नहीं आई नहीं, थिंक जिस तरह से तस्वीर तो कुछ और ही आई थी हुसैन सर की। वो वो तस्वीर अब आप अपनी कुछ मर्जी से देखना चाह नहीं रहे नहीं थे। नहीं, जी जी, वो जीत का परचम लहरा रहे थे बंदूकें उठा करके, वो उस पिक्चर पे वो थी मैम जो कपड़े आप थे। लोग अपनी मर्जी से देखना चाह रहे थे। वो आप अपनी मर्जी से देखना चाह रहे थे, असल नहीं नहीं, हकीकत हम मर्जी से नहीं, देखिए जो तस्वीरें आई मैं उसी को यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने ठीक है। थोड़ी ना पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बीच में जहां युद्ध चल रहा है वहां पर जाकर के अपने कैमरे से खींचा, ऐसा नहीं किया ना। जो आई चीज है मैं वो बता रही हूँ। ओके ठीक है। अक्टूबर की झड़पों के बारे में मैं यही कहा था कि उसमें अफगान जो है वो किसी काबिल रहे ही नहीं थे। अगर वो मजीद एक्सटेंड करती तो पता नहीं क्या हो जाता। खैर बाकी जो बातें की यहाँ पे
देवनाथ जी ने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा 176 वहां पे इस तरह के जहाज है जो ठीक नहीं है, 2 साल लगेंगे, और 2 साल लगा के वो ठीक भी कर लें जो वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, ठीक भी कर ले तो क्या एक बिल्कुल ही बेसिक किस्म की एयरफोर्स, बल्कि मैं उसको एयरफोर्स भी नहीं कहूंगा, एक फ्लाइंग क्लब टाइप चीज हो जाएगी, और हमारे लिए कोई किसी किस्म की चुनौती नहीं है, और बेहतर है कि काबुल हुकूमत भी इससे बाज ही रहे। ठीक है, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शिवदान सर, आपके पास आते हुए, ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है कि जो खराब है वो तो ठीक वो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे कुछ चीजें होंगी नहीं और काबुल को समझना होगा कि वो पाकिस्तान से दूर ही रहे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स, जैसे ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स डेवलप कर रहा है अफगानिस्तान, तो एयरफोर्स एक बड़ा ही टेक्निकल टाइप का चीज है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट्स को बहुत ही आज के जमाने में इतना प्रिसीजन, मतलब उसको एक्यूरेसी चाहिए और उसको सारी सपोर्ट चाहिए और ट्रेन पायलट चाहिए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो अगले 2, 4, 5 साल में पॉसिबल हो सकता है यदि अभी से शुरू की जाए, और उसके लिए इतनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी जो कि अफगानिस्तान शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा है, ड्रोन चल सकते हैं, मिसाइल चल सकती हैं, मगर एयरफोर्स नहीं हो सकती। एयरफोर्स के लिए बहुत ही डेडिकेशन चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज, मतलब बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम चाहिए, जो अफगानिस्तान में इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और अफगानिस्तान यही कर सकता है, तालिबान जो है और टीटीपी मिलकर के बार बार ये आतंकी हमले जैसा कि अब तक होते रहे, वही वो पॉसिबल है। और मैं तो ये कहूंगा कि दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में जो अस्थिरता, जो ये तनाव पैदा हुआ है, या ये जो वायलेंस जो वहां चल रही है, ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएटेड है। इन्होंने तालिबानों को इसी क्षेत्र में इनके कैंप बनाए और उनको, अब जब अफगानिस्तान में रूसी सेना के विरुद्ध भेजा था, तब से इस क्षेत्र को अशांत किया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा खुद। तो ये पाकिस्तान का खुद का लगाया हुआ पेड़ है जो फल दे रहा है इनको। मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को, अभी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को अपनी नीतियों को सोचना चाहिए इनके ऊपर, किस प्रकार से पूरे देश में अशांति फैली है, और जिस प्रकार से इन खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में वहां के आम जनता में वहां की सरकार के प्रति छोटी डिससेटिस्फेक्शन है, असंतोष है, उसको दूर करने के लिए काम किया जाना चाहिए, जिससे जो शांति स्थापित हो। जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर में किया है, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति स्थापित की है भारत सरकार ने, इसी प्रकार से पाकिस्तान की सरकार को भी इन क्षेत्रों में वहां के आम जनता से बात करके वहां पर शांति स्थापित करनी चाहिए। जब जनता आपके साथ होगी तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। टीटीपी या अफगानिस्तान कुछ नहीं कर पाएंगे यदि पाकिस्तान सरकार अपने आप को संभाले तो। संजीव सर, मतलब टफ है, लेकिन यहाँ पर तो टीटीपी ने क्लियर तौर पे ये कहा कि एयरफोर्स हम बनाने जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा तक ही सीमित नहीं रहेगा। नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मिलिट्री यूनिट्स, अलग अलग प्रांतों में उनकी तैनाती, अलग अलग विभागों के ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की भी जानकारी टीटीपी की तरफ से दी गई है। अब ऐसे में इस बात को, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद पलता है उसके लिए हम कहते हैं आईएमएफ से फंडिंग हो जाती है, यानी कि आईएमएफ से जो वो अपने देश के लिए लेते हैं उसको आतंकवाद में झोंक देते हैं, उसको बढ़ाने के लिए और उसको पालने पोसने के लिए। इसमें कोई दौराई नहीं है। मुझे लग रहा है आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, तमाम चर्चाओं में हमने इन चीज़ों का जिक्र भी किया है। अब ऐसे में क्या टीटीपी का सहयोग क्या इस तरीके से और नहीं कोई देश कर सकता? क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनको अपने राष्ट्र हित के लिए दूसरे राष्ट्र की अगर वो चीज़ों को खराब भी करे, इसमें कोई दौराई वाली चीज़ नहीं होगी, तो क्या उनको कोई समर्थन नहीं मिल सकता? गाजा, हमास अब तक कैसे लड़ रहे हैं? एयरफोर्स नहीं है भले ही उनके पास, लेकिन इतने गोला बारूद का होना, इतने लंबे वक्त से लड़ाई करना, इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ है। किरण जी, सबसे पहले आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो ये संगठन है, और जाहिर है कि एक आतंकी संगठन है, और इसका लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसका जो लक्ष्य है वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का है। ये इसका लक्ष्य सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनका डोमिनेशन है, क्योंकि वो पश्तून
पश्तूनों का एक पूरा समर्थन उन्हें मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ तालिबान की जो सरकार है वो भी पश्तून डोमिनेटेड सरकार ही है, और उसी जो तालिबान अफगानिस्तान में शासन कर रहा है ये उसी का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और जिस तरीके से अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध डूरन लाइन पर, सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर के खराब हुए हैं, ऐसे में तो ये जो टीटीपी है उसको पूरी बैकिंग भी तालिबान की तरफ से मिल रही है। तालिबान के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक तो लड़ ही रहे हैं आपस में बाढ़ पे, लेकिन ये जो तालिबान की जो सरकार की जो पूरी बैकिंग टीटीपी को भी है, और जिसको लेकर के पाकिस्तान हमेशा कंप्लेन करता है, और जब भी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बात होती है तो सबसे पहला डिमांड पाकिस्तान की यही होती है कि आप इनको रेन इन कीजिए, इनके ऊपर लगाम लगाइए, ये जो है अफगानिस्तान की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो दहशतगर्दी के लिए कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये अलग बात है कि वो भारत के फ्रंट को भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की टेरिटरी का भी जो इस्तेमाल है वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए होता है। तो ये बात भी उनको, ये बात वो भूल जाते हैं। लेकिन ये समस्या जो टीटीपी की है वो एक पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर ये दिखता है, क्योंकि ये जो टीटीपी है, जैसा कि मैंने कहा कि इसका लक्ष्य पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना है, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ को लागू करना है, और पाकिस्तान की जो भी वहां पर सिस्टम है, जो भी वहां पर एक दिखावे की जमहूरियत सही, लेकिन वो उस दिखावे की जमहूरियत को भी नहीं देखना चाहते, उनको हटा देना चाहते हैं, और अपना एक इस्लामिक जो कट्टर शासन पूरे पाकिस्तान में स्थापित करना चाहते हैं। और उसको चूंकि अभी तालिबान, आपने पूछा कहां से सपोर्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली तालिबान से मिल रहा है। अब उसका जो सिस्टर, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, वो उसको सपोर्ट करता है, वो अपनी अफगानिस्तान की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो करना चाहते हैं। और देखिए, हुसैन जावेद साहब बैठे हैं, लेकिन मैं हुसैन जावेद साहब को नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट को, जो वहाँ की जो आर्मी, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, उनको कह रहा हूँ कि ये जो सभी जो पाकिस्तान की जो रियल रूलर्स थे, इनकी मंशा थी कि अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तालिबान को खड़ा करेंगे, फिर वहां पर अपनी पसंद की सरकार बनाएंगे, और पूरे अफगानिस्तान का जो इस्तेमाल है अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर करेंगे, और जब कभी भी भारत से जंग होगी तो पूरे अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे। इस तरीके के मंसूबे पाल रखे थे, लेकिन हुआ क्या, उल्टा अब हो ये गया है, चीजें उल्टी हो गई हैं किरण जी। अब जो तालिबान है वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है, और वो पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। उसके मंसूबे अब बहुत बड़े हैं, और अफगानिस्तान में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की जब तक फोर्सेस थी, तब तक ये टीटीपी के आतंकी वहां की जेलों में बंद थे, क्योंकि अमेरिका ने सबको बंद करके रखा हुआ था, नेटो ने सबको बंद करके रखा हुआ था। जैसे ही तालिबान का टेक ओवर हुआ काबुल पे, वो जेल के दरवाजे खुल गए, और सारे जो टीटीपी के जो आतंकी थे, जो बहुत ही बेहद खतरनाक ऐसे आतंकी थे, जो कि इनका बहुत ही ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहा है, वो सब के सब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रुख किया। और देखिए, मैं फिर से इस बात को, मैंने पहले बहुत बार ऐसा कहा है, यही पाकिस्तान के हुक्मरान तालिबान को सत्ता पे बिठाने के लिए सारी अपनी ताकत लगा रहे थे, यहाँ तक कि कश्मीर से भी आतंकियों को भेज करके तालिबान के फेवर में लड़ाई लड़ने की, जंग लड़ने की कवायद इन्होंने की थी, ऐसी भी रिपोर्ट्स रही। लेकिन एक तरफा वो तालिबान को काबुल की सत्ता पर भी बिठाना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि जिस दिन तालिबान आ गया टीटीपी आजाद हो जाएगा और टीटीपी हमारी तरफ आएगा। और दूसरी तरफ यहाँ बाढ़ भी लगा रहे हैं आप डोरड लाइन पे, और 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है, और लगातार तेज गति से ये काम कर रहे थे, जिसको कि तालिबान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तालिबान की सरकार भी डोरड लाइन को मान्यता नहीं देती है, चाहे वो काबजाई की सरकार हो, चाहे वो गनी की सरकार रही या कोई भी सरकार रही हो, कभी भी उन्होंने डोरड लाइन को मान्यता नहीं दी। और बाढ़ लगाने का जो काम पाकिस्तान ने किया, वो जाहिर है कि वो पश्तून उनको ऐसा देखते हैं कि जैसे कि आप हमें डिवाइड करना चाहते हैं। अफगानिस्तान वाले जो पश्तून है, पाकिस्तान वाले जो पश्तून है, वो सब अपने आप को भाई बहन, रिश्ते नातेदार, क्लोजली निटेड जो सोसाइटी है, उसमें एक डिवीजन डालने का जो काम है वो उसके तौर पर वो देखते हैं। और पाकिस्तान के रूलर्स को ये लगता है कि यदि अफगानिस्तान के जो पश्तून और पाकिस्तान के पश्तून एक हो गए तो फिर वो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग बहुत तेज हो जाएगी, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पहले से ही चल रहा है पाकिस्तान में, और सबसे ज्यादा पश्तूनों की आबादी पाकिस्तान में ही है, सेकेंड नंबर पे अफगानिस्तान में आते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की, मैं कहूंगा कि एक शॉर्ट साइटेडनेस या ब्लाइंड साइटेडनेस भी कह सकते हैं, कि आप एक तरफ तालिबान को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि वहां पर काबुल में सत्ता मिल जाए उनको, और दूसरी तरफ आप बाढ़ भी लगा रहे हैं कि जब जिस दिन तालिबान आ जाएगा अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो ये मैं बहुत ही हास्यास्पद भी हो जाता है। मतलब दोस्ती में भी एक शंका है।
हाँ, शंका है, जी दोस्ती जी में भी एक शंका है। मैं मतलब चाहूंगी जी बिल्कुल देखिए जी। दोस्ती में शंका की बात नहीं है ये किरण जी, ये तो पूरी तरीके से स्ट्रेटजिक ब्लंडर है, जिसको हम्म। मैं कहता हूं ब्लंडर। आपने ब्लंडर्स किए हैं, और मैं बिल्कुल मैंने भी इस बात को लगातार कहा है, और जैसा कि कर्नल साहब ने कहा है, ये जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है, ये पाकिस्तान का खुद का क्रिएशन है। तालिबान को आपने खड़ा किया, हम्म। तालिबान को सारी ट्रेनिंग दी, सपोर्ट दिया, और अभी तालिबान को फिर से आपने सत्ता में बिठाया। पहले तो खड़ा किया ही था, वो तो मान लीजिए पुराने ब्लंडर्स थे, लेकिन अभी फिर से तो आपने ब्लंडर किया, अभी आपने फिर से उसको पूरा सपोर्ट हुसैन जी, दिया। इस और ब्लंडर्स पे वो बताइएगा, जो ये और वो जो ब्लंडर्स पे तो मुझे लग रहा है आप भी खान अग्री कर जाएंगे कि ब्लंडर्स था। एक बात मैं और जी कहना जी जी चाहता बिल्कुल, कंप्लीट करिए, और फिर मैं आती वही हूँ जब हुसैन। तालिबान काबुल की सत्ता पर जब बैठा, तो उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है, इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके ये आजाद हो गए हैं। और अभी ये जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले जो आजाद हैं, अब दहशतगर्द हो गए हैं। अब उनको दहशतगर्द करते हैं, पहले वो गुलामी की जंजीरें तोड़ करके आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में। जी बिल्कुल हुसैन जी, देखिए काफी आपकी हिस्ट्री, किस तरह से टीटीपी, क्यों टीटीपी दुश्मन, ब्लंडर्स कहाँ हुए, हम चाहेंगे इस पे आप बताएं। देखिए, मैं संजीव जी की काफी बातों से एग्री करता हूँ। ये जो उन्होंने कहा है इसको हम झुटला नहीं सकते, ये हिस्ट्री रही है बिल्कुल। और ऐसे हमारे साहब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स रही हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को इस अंदाज से डील करने की कोशिश की है जो आज के हिसाब से बिल्कुल भी मौजू नहीं रही, मुनासिब नहीं रही, और आज वो काम भी नहीं कर रही है। तो ये बात सही, और हमसे गलती क्या हुई है जो अभी संजीव जी ने बात की, मैं अगर उसको एक लाइन में कहूँ ना, हमसे गलती माजी में होती ये रही है कि आपने अफगानिस्तान के हवाले से सारे अंडे हमेशा तालिबान के टोकरे में रखे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें उसी तरह से नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी इस तरह से शेक हैंड करना चाहिए था, और वहां जो और भी इस तरह के ग्रुप्स हैं उनके साथ भी उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए था। और यही चीजें ऑब्वियसली स्टेट से होती हैं गलतियां, इस तरह के जो ब्लंडर है वो होते हैं, और जो आप दिन इस तरह देख रहे होते हैं वो कोई एकदम तो नहीं आते। तो मैं कहूंगा कि इसमें नहीं, इस लेकिन तरह क्या हुसैन जी एक ये ब्लंडर्स नासूर बन रहे हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए मैम, ऑब्वियसली स्टेट्स के सामने इस तरह की चीजें आती हैं, जैसे आजकल आपके हवाले से बांग्लादेश के हवाले से बात की जा रही कि वो भी अब आपके लिए एक सॉफ्ट जगह तो नहीं रही ना, तो कहीं ना कहीं उसमें इंडिया से भी कौन सी गलतियां हुई जगह है। सॉफ्ट बांग्लादेश नहीं रही? ऐसा होता है, ऐसे नहीं नहीं, हमने कौन सी भी, जगह सॉफ्ट नहीं रही आपके हवाले से, मैं समझ नहीं पा रही है। मैं कह रहा हूँ कि स्टेट्स गलतियां करती हैं, जैसे कि बांग्लादेश से तो आपके मेरा ताल्लुकात यही बहुत तो कहना है, ये नासूर नहीं बन रहे हैं। मतलब एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हमले, ये सब नासूर ही तो हैं। और अगर अब वायुसेना बने में ठीक है बहुत समय लग जाए, लेकिन ड्रोन और अब तो टेक्निकल ऐसी चीजें आ गई हैं, वेपन्स आ गए हैं कि हमले किस कदर बढ़ जाए और कितनी तेजी से बढ़ जाए ये पता भी नहीं चलेगा। यूक्रेन हमला कर रहा है, रशिया को पता नहीं चल पा रहा है। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे काबुल हुकूमत को यूक्रेन के हम पल्ला करना है या पता नहीं कितना ताकतवर बनाना है, वो फिर आपकी अपनी सोच है। ठीक है, नहीं हम नहीं, बारह उनके ताकतवर तो साथ बनाने का काम आप कर रहे थे तालिबान को, हम सिर्फ एक देखिए, लेकिन अब उस आप ही के अगेंस्ट में चीजें आ गई। देखिए आप सिर्फ ये देखिए 2025 में खासकर जो आखिरी 6 महीने गुजरे, ठीक है, हमारे अफगानिस्तान के साथ जो इस तरह के ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। संजीव जी ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये भी देखिए कि कितनी अमन की कोशिशें भी की गई हैं दोहा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब के अंदर टॉक्स चल रही है। हमें उम्मीद है, हम आज भी उम्मीद पे कायम है कि उसमें कोई अच्छा ब्रेक थ्रू सामने आए। मुसलसल ये नहीं है कि हम स्टिक के साथ चल रहे हैं, साथ साथ कैरेट भी अपना काम इस तरह कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली उलझा हुआ मसला है और इसमें थोड़ा वक्त इस तरह से लग जाएगा। लेकिन और एक ये बात मैं यहाँ उलझाने पे का कहना काम किसने किया हुसैन जावेद जी? मतलब सच अब तो बताइएगा, सच तो बताइएगा। मुकम्मल, जी जी मैं सच्ची बता रहा हूँ, अब तो मुकम्मल तौर पे काबुल हुकूमत कर रही है जो उनकी छतर छाया आशीर्वाद टीटीपी को हासिल है। हम तो यही कहेंगे। और हमने एक और काम भी किया है, मैं आपको बता दूं एक बात, हमने एक और काम भी किया। अब हम अपने टोकरे मुख्तलिफ जो जो अंडे हम मुख्तलिफ टोकरों में रख रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी हमारी ठीक ठाक बातचीत हो रही है। और याद रखिए, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान 1980 के बाद हर 10 साल के बाद वहां पे सत्ता चेंज होती है। वो बिल्कुल भी एक मुस्तहकम मुल्क बिल्कुल भी नहीं। तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि वहां पे कल काबुल के अंदर कौन होगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। और उस बदलाव में आपका हाथ होगा पाकिस्तान का, जो जिस किया आप तरह लोगों से ने, क्या देखो, आगे भी आने हमारा वाले तो दिनों में आप करेंगे? देखें, आप सुनिए, मैं आपको बताऊं, ये मैंने शायद आपके शो में पहले भी कहा था, काबुल हुकूमत जिस तरह से अपना एटीट्यूड दिखा रही है अपने हमसायों को, ताजिकिस्तान उनके साथ तंग है। तो ये ताजिकिस्तान की तरफ पे चीनियों के ऊपर वो
फायर खोलते हैं, हमारे साथ उनका अलग मसला चल रहा है। ऐसी नहीं तो स्टेट ये को इतने एटीट्यूड सारे दिखाने की हिम्मत भी तो आप ही लोगों ने दिला दी ना, जो आप ही के अगेंस्ट में आ गई। मैं चाहूंगी इस पे यूके देवनाथ सर अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हुसैन जावेद जी आप ये कह रहे थे कि बात बन नहीं पा रही है, उलझ से गई है, तो आसिम मुनीर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो लगातार बैठक से पहले आकर के एक धमकी भरी लहजे में चीजें कह देते हैं कि अगर अब बात नहीं मानोगे तो फिर युद्ध बहुत तेजी के साथ होगा। और ये सब चीजें जो है ना, आग को हवा देने का और आग में घी डालने का काम करते हैं, और मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए आसिम मुनीर को। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप इसमें मुझे लग रहा है एग्री करना चाहिए आपको। यूके देवनाथ साहब, 10 सालों में अफगानिस्तान का शासन जो है वो बदलता है, वहां चीजें बदलती हैं, क्या इस बार भी होगा ऐसा? इंतजार तो हुसैन जी को उसी का है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के हुक्मरान भी कर रहे होंगे। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार है बहुत मजबूती से बैठी हुई है। रूस पूरे मामले में तटस्थ भूमिका है या थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा है। रूस आगे बढ़कर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मदद करने की हालत में नहीं है, यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो हैं अफगानिस्तान के साथ किसी युद्ध में या तनातनी में उलझना नहीं चाहते हैं और सब अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं जैसे है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे लैंडलॉक्ड देश, समुंदर नहीं है उनके पास, तो वो अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो बंदरगाह उनको मिलेगा अफगानिस्तान के रास्ते से, चाहे ईरान के बंदरगाह चले जाएं या ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं अफगानिस्तान के रास्ते से कश्मीर से होके कराची तक पहुंच जाएं। तो ये तालिबान सरकार से उलझेंगे नहीं। CIA बहुत कोशिश कर रही है कि अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाए। तो CIA भी जानती है कि फिलहाल उसके रिसोर्सेस और जमीन पर पकड़ इतनी मजबूत नहीं है अफगानिस्तान में, काबुल, कंधार में, कि वो तालिबान सरकार को टॉपल कर सके और किसी को वहां पर गद्दी नशीन करा सके। जहां तक भारत की बात है, हमने बहुत मजबूत अमेरिका को चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अमेरिका को बहुत ही दरकार है अभी अफगानिस्तान की। अमेरिका चाहता है कि तुरंत अगर हो सके आज दोपहर तक ही बगराम एयरफील्ड उसको मिल जाए, क्योंकि बगराम में वो अपने CIA के इंटेलिजेंस एसेट्स डिप्लॉय करना चाहता है ताकि वो दक्षिणी रशिया पर और चीन के ऊपर अपने रिकॉनेसेंस प्लेन भेजकर नजर रख सके। दूसरी बात है कि एक कहावत है पिछले 4000 साल से कि अफगानिस्तान का जो रास्ता है वो एशिया में पूरब से पश्चिम जाने का और पश्चिम से पूरब आने का रास्ता है। ये सिल्क रूट के समय से ही 1000 साल से 500 साल से हम जानते हैं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते से चीन BRI बनाना चाहता है, ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। तो चीन जो है अफगानिस्तान में घुस रहा है, घुस गया है, और अमेरिका इस घुसपैठ को अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि चीन का जो ऊंट है वो अफगानिस्तान की तंबू में ना घुस पाए। डाइजेस्ट ही तो नहीं कर पा रहा होगा अफगानिस्तान में अमेरिका बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। जी कंटिन्यू करिएगा सर। डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा होगा अमेरिका कि चाइना कैसे वहां पर जो है अपना बोलबाला जमा ले। देखिए, जहां तक अफगानिस्तान की बात है, अभी वहां 4 मुल्क हैं जिनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में पाकिस्तान का है, जाहिर बात है वो, लेकिन उनकी फिलहाल थोड़ी खट्टी मिट्टी दोस्ती चल रही है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान का बॉर्डर अक्टूबर से बंद किया हुआ, जब पाकिस्तान ने एरियल अटैक कर दिया था काबुल में, तब से उभय पक्ष ने बॉर्डर में जो ट्रेडिंग पोस्ट हैं उसको बंद किया हुआ है। ट्रकों के कॉन्वॉय बंद पड़े हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में कम से कम 400 ट्रक ऐसे खड़े हैं जो कि टेक्निकल सामान और दूसरा सामान लेकर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 2 महीने से बॉर्डर पर खड़े हैं। और इसी तरह से करीबन 200 ट्रक जो हैं वो अभी पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, खैबर पास के पास, जो कि अफगानिस्तान का इंपोर्ट का सामान लेकर कराची से आए हैं। वो कराची से चलते चलते खैबर पास तक पहुंच गए हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2 महीने पे, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान नहीं जा पा रहे। चीन का इंटरेस्ट है
अमेरिका का इंटरेस्ट है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस वक्त अफगानिस्तान में भारत दिखा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जल्दी से दोनों देशों की जो काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, फुल्ली एक्टिव हो जाए। ट्रेड, तिजारत, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और भारत से जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट हैं वो तुरंत अफगानिस्तान पहुंचे। हम अफगानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनिशिएट करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी आधा बना चुके हैं उनको कंप्लीट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में आए, बतौर टूरिस्ट, बतौर स्टूडेंट एंड बतौर मेडिकल इलाज के। आते भी हैं सर, आते भी हैं मैक्सिमम। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात कर ले तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, जिस कॉस्ट पे मिलता है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और ये इंडियन गवर्नमेंट उनको देती है। तो इसीलिए ये बहुत बेहतर। और अभी तो फिलहाल में कितने एम्बुलेंस जो है वो हमने अफगानिस्तान को भेजे हैं, तो दोस्ती की एक नई जो राह है वो बनते हुए दिख रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ वैसे ही रिश्ते जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। कर्नल शिवदान जी, जिस बात का जिक्र किया कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है चाइना, अमेरिका, अन्य देशों को, पाकिस्तान को भी है, लेकिन रिश्ते थोड़े बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे में ये बताइएगा, जिसके दम पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा उछलता है वो है चाइना और अमेरिका। बहुत खुश होते हैं जब अमेरिका के प्रेसिडेंट उनको बुलाते हैं, भले ही आधे घंटे क्यों ना इंतजार करवा ले। अब ऐसे में बताइए कि अगर अफगानिस्तान की तरफ उनका रुख हो जाता है, क्योंकि कई सारे उनको जो है बेनिफिट्स हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए कैसे देखेंगे? क्योंकि फिर तो चाइना और अमेरिका का ये हो जाएगा, ठीक है आप अफगानिस्तान पे हमला नहीं करो, मतलब वो तो सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दे दी जाएगी। देखिए ऐसा है, अफगानिस्तान के में जो रॉ मटेरियल है उसकी उस पर नजर अमेरिका की भी है और चाइना की भी है। और जैसा कि आपको पता है, उसके सीमा लगते हुए बलूचिस्तान में चाइना ने केवल रॉ मटेरियल के लिए ही पाकिस्तान से जो बॉर्डर जो वन बेल्ट वन रोड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसका मेन एम यही है कि पाकिस्तान के रॉ मटेरियल्स को चाइना इस्तेमाल करे। और इसी के कंटिन्यूएशन में चाइना अफगानिस्तान में भी यही काम करना चाहता है। चाइना और यही अमेरिका का ये दुनिया की महाशक्ति हैं, सुपर पावर हैं, ये दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन करना चाहती हैं, और इसी की वजह से अमेरिका भी इंटरेस्टेड है और चाइना भी इंटरेस्टेड है। इसी के कारण पाकिस्तान फ्यूचर में अफगानिस्तान के खिलाफ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको अमेरिका की भी इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलेगी और चाइना की भी मिलेगी। इसलिए इतने दिन से अफगानिस्तान जो है पाकिस्तानी सेना के सामने खड़ा हुआ है, हर तरह की मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के अंदर ये दोनों सुपर पावर पूरी तरह इंटरेस्टेड हैं, और ये सब पाकिस्तान का खुद क्रिएशन है, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तान ने तालिबान तैयार किए थे, आज वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो ये इसमें जो ज्यादातर तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको सेना प्रमुख के द्वारा बातचीत नहीं करनी चाहिए। उसके द्वारा चुनी सरकार, जो प्रजातांत्रिक सरकार है, जो जनता का हित चाहती है, उसको बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सेना तो केवल हथियार इस्तेमाल करने की बात करेगी, जो कि आसिफ मुनीर कर रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस क्षेत्र में शांति प्रस्ताव की बात करनी चाहिए और शांति स्थापित करनी चाहिए। सर, वो गलत जगह हो गए। आसिम मुनीर को जाकर के बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ में तो कुछ है भी नहीं। हम ये संजीव श्रीवास्तव सर आपका, क्योंकि पाकिस्तान को तो एक कहते हैं कि इजाज़त लेने की आवश्यकता पड़ती है, अमेरिका से, चाइना से लेनी पड़ जाएगी, अमेरिका से खास तौर से, कि हम क्या करें नहीं करें। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, वो तो कहेंगे युद्ध मत करो, वरना मतलब मेरे इसमें जो है क्रेडिट जो जाता रहा है वो नहीं जा पाएगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, इजाज़त लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अफगानिस्तान शासित तालिबान को तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनको अपने राष्ट्र के लिए किसी के साथ युद्ध करना है तो वो तो कहे कि मरो या करो वाली स्थिति में रहेंगे। वो तो जाएंगे भी नहीं अमेरिका से पूछने के लिए, जबकि अमेरिका को ही खुद खदेड़ दिया था वहाँ से। तो अब ऐसे में पाकिस्तान फिर क्या कर सकता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? और ऐसी जानकारी, क्योंकि देखिए सब कुछ एहसानुल्लाह ईपी है, जो कि आपको फकीर ईपी के परपोते हैं, उनको ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी वो हैंडल करेंगे सब कुछ। एक पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की?
सर अनम्यूट करिए। अफगानिस्तान जी जी, को, आ रही आवाज सर। हाँ, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। ये जो वहां पर कोई भी साम्राज्यवादी जो शक्ति है टिक नहीं पाई और सभी को वहां से छोड़ करके भागना ही पड़ा, चाहे वो सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, नेटो रहा हो, उसके पहले ब्रिटिशर्स का जो इतिहास रहा, कोई वहां टिक नहीं सका, क्योंकि वो जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो एक जबरदस्त फाइटर्स होते हैं और वो बैटल हार्डेंड होते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर होते हैं। अफगानिस्तान में जब अमेरिका और नेटो की जब फोर्सेस हुआ करती थी तो वहां से ये जो तालिबान के जो फाइटर्स थे वो कहते थे कि आपके पास घड़ी है तो हमारे पास समय है, आप बम गिराते रहिए, बम अब जिस दिन आपके खत्म हो जाएंगे उस दिन आपके ऊपर हम हमला करेंगे। तो ये जो और उनके पास एक एंडलेस पेशेंस होता है, वो इंतजार करते रहते हैं कहाँ मौका मिले और एक गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पर फिर हम अपनी कार्रवाई करें। और इसी तरीके के जो हमले हैं वो तालिबान के जो फाइटर्स थे वो अमेरिका की फोर्सेस पे किया करते थे। अमेरिका बहुत परेशान हुआ करता था और अल्टीमेटली जो है 1 साल 2 साल 20 साल तक अमेरिका रहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तालिबान के पास कहा कि हमारे पास तो एंडलेस समय है, आप रहिए 20 साल और रहिए, तब हम उसके बाद फिर हम देख लेंगे आप। तो ये जो तालिबान का जो एक जो वॉरफेयर का जो चरित्र है उसके सामने कोई टिक नहीं सका, कोई एम्पायर टिक नहीं सका। इसी वजह से इसको एक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। और पाकिस्तान के पास वर्तमान समय में एयरफोर्स जरूर है, जाहिर है कि तालिबान के पास उस तरीके की एयरफोर्स नहीं है, लेकिन जो उनका जज्बा है लड़ने का वो उसी तरीके का है जैसा कि अमेरिका के खिलाफ है था, जैसा कि सोवियत यूनियन के समय में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगर वो ठान लेंगे कि पाकिस्तान को अब डिफीट करना ही है तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी कि आपके पास घड़ी है तो हमारे पास समय है। नहीं, और ये पाकिस्तान सजीव सर, मैं आप ही के पास से एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे जहन में चीजें आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर कोरिया भी जो है परमाणु हथियार बनाने की दिशा में है और 2026 का तो एक कहे कि ये तय कर लिया गया है कि हमें कितने परमाणु हथियार जो है वो अपने पास रखने हैं। ऐसे में क्या तालिबान को नहीं लग रहा होगा कि हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए जो है इस तरह से हथियारों के वायुसेना की आवश्यकता होगी, टीटी इसी दिशा में, क्योंकि बार बार इसका नाम जो जोड़ा जाता है, तो क्या नहीं लग रहा है कि टीटी भी इसको सोचेगा कि अगर हमें लड़ना ही है तो हमारे पास पुख्ता और सही जो है हथियार होने चाहिए, तो वो कोशिशें तो कर ही सकता है ना। और पैसे की क्या कमी होगी, पैसे तो मिल ही जाएंगे। देखिए किरण जी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो लक्ष्य है पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने का, वहां पर वो शासन करना चाहते हैं। जिस तरीके का शासन अभी तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है उसी तरीके से टीटीपी पाकिस्तान में शासन करना चाहता है। और ये जो टीटीपी के जो आतंकी हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अफगानिस्तान के थोड़ी हैं, हमको अपना मुल्क चाहिए, हमें अपने मुल्क पे हमको शासन करना है। ये हम अपने और जो पाकिस्तान के अंदर के जो कट्टरपंथी हैं उनके साथ वो अलायंस वगैरह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनके साथ गठजोड़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और गठजोड़ की जब बात आई है तो मैं इस रूप से ये देखता हूं कि जो बीएलए और बीएलएफ है उसका एक अलायंस टीटीपी के साथ है। बीएलए और बीएलएफ जिस तरीके के हमले आजकल वो करते हैं वो उसी टैक्टिक्स के साथ करते हैं जैसा कि टीटीपी पाकिस्तान की सेना पर कर रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं किरण जी कि जो बीएलए और बीएलएफ के जो हमले हुए हैं हाल के समय में, या जो टीटीपी जो लगातार हमले करता है, उसका जो मुख्य जो टारगेट है वो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के पुलिस फोर्सेस हैं। क्योंकि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। वो मानता है कि पाकिस्तान की सेना ही हमारे रास्ते पे खड़ी है, अगर पाकिस्तान की सेना हट जाए तो फिर पाकिस्तान पर हमारा शासन हो जाएगा। और इनके मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए तो अब वायु सेना बनाना की मंशा है इनकी कि अब ये वायु सेना भी खड़ी करेंगे और थल सेना खड़े करेंगे, और इस तरीके की बातें वो करने लगे हैं। जैसे कि ये कोई सॉवरेन स्टेट को बनाने के जो सपने अनेक जो आतंकी संगठनों के होते हैं वैसे सपने टीटीपी ने पाल रखे हैं। और वहीं आपने तालिबान का पूछा है, देखिए तालिबान को अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पूरी मान्यता नहीं है। कुछ राष्ट्रों ने मान्यता देना शुरू किया है, रशिया ने, भारत ने भी उसको अब जाहिर है कि अपना एम्बेसी और काउंसुलेट्स हमने खोलने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। और लेकिन तालिबान को अभी भी फुल जो एक डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं वो नहीं मिली है। और तालिबान ये जरूर चाहता है कि जल्द से जल्द हमें इस तरीके की रिकॉग्निशन मिले ताकि हमारे जो एसेट्स अमेरिका में फ्रीज हैं वो जो है वो छूट जाए, और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो हमारे साथ व्यापार करे, तिजारत करे,
ताकि हमारा इकोनॉमी बढ़े, और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो जाहिर है कि अपनी एयरफोर्स भी बनाएंगे। मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ अभी जी। कि तालिबान जो अभी शासन कर रहा है वो हम्म। एयरफोर्स उनकी ऑलरेडी थोड़ी बहुत एयरफोर्स है, जैसा कि हुसैन जावेद साहब ने भी बताया और देवनाथ सर ने भी बताया कि उनके पास जो एयरफोर्स है जो अमेरिका छोड़ के गया था, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज नहीं है और उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, और वो तभी हो सकता है कि जब तालिबान को एक रिकॉग्निशन मिले, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग मिले, तो उसमें भी समय लगेगा। और देखिए तालिबान के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि तालिबान को यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रिकॉग्निशन चाहिए तो उसके लिए जो अपनी जो उन्होंने वायदे किए थे कि महिलाओं के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे और इथनिक माइनॉरिटीज के साथ जो नॉर्दर्न अलायंस की चर्चा जावेद साहब ने की, जितने भी इथनिक ग्रुप्स हैं उनके साथ वो एक अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन वो अभी होता हुआ दिखाई नहीं दिया है और इसी वजह से उनको पूरी मान्यता अभी भी 4 वर्षों के बाद 2021 के बाद से अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन ये अवश्य है कि तालिबान कोशिशें कर रहा है, तालिबान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, आपने पूछा पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहला कदम पाकिस्तान की सरकार जो उठा सकती है वो ये है कि पाकिस्तान को जो पश्तून आबादी जो पाकिस्तान की है और जो अफगानिस्तान की जो पश्तून आबादी है उसके साथ एक बेहतर व्यवहार करने की जरूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि जो पश्तूनों की जो सबसे बड़ी, अगर पश्तून आज टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे कारण ये है कि पाकिस्तान की सरकार के प्रति बहुत ग्रीवांसेस हैं पश्तूनों के। पश्तूनों को लगता है कि हमारा ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो मिलिट्री रूलर्स हैं ये पश्तूनों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। बलूचों की भी ये सबसे बड़ी समस्या है, सिंधियों की भी ये सबसे बड़ी समस्या है, और जाहिर है कि हमारे कश्मीरियों के ऊपर तो इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। तो वो ये जो है और वो अपने देश में आना चाहते हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है ये पाकिस्तान को चाहिए सबसे पहले कि पश्तूनों के साथ एक बेहतर ट्रीटमेंट करें, उनके साथ एक डायलॉग करें, उनके ग्रीवांसेस को समझें। अफगानिस्तान से बातचीत करने से सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि जो पश्तूनों का जो समर्थन है वो एक बड़े पैमाने पर टीटीपी को मिलता है। इस बात को स्वीकार करना होगा पाकिस्तान के रूलर्स को, और ये जो जब तक ये एड्रेस नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान में इस तरीके का जो विखंडन का जो खतरा है, ये पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान जी। और डूरन लाइन के बारे में भी देखिए, डूरन लाइन को किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने कभी भी मान्यता नहीं दी किरण जी। तालिबान भी नहीं मानता उसे, न तो गनी की सरकार ने उसको मान्यता दी, न तो करजाई की जो आपने पहले की सरकारें, आपको लगता था कि हमारी बैठाई हुई सरकारें हैं, हमारे साथ अच्छे संबंध हैं। डूरन लाइन पे मान्यता उन्होंने कभी भी नहीं दी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी है। और सबसे बड़ी बात कि डूरन लाइन को वो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत देखते हैं। उनको लगता है कि जो पाकिस्तान के पश्तून हैं वो हमारे अपने भाई बहन हैं, उनसे आप अलग करेंगे क्या हमें, हमारे परिवार के लोगों से हमको अलग करेंगे क्या। ये पश्तूनों के अंदर ये फीलिंग रहती है। और आपने ये जो तमाम बॉर्डर इतना लंबा बाड़ लगा रखी है, हर जगह जो है वो टैक्स लगा रखे हैं, कभी बंद कर देते हैं, जैसे कि अभी देवनाथ सर कह रहे थे कि बहुत लंबे समय से ट्रक्स खड़ी हैं। तो ये पश्तूनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के विवाह भाई बहन सगे संबंधी उस साइड में है, वहां के लोगों के संबंध इस साइड में है। तो ये आप डिवाइड नहीं कर सकते पश्तूनों को। हुसैन सर से इसी का, हुसैन जी ये पश्तूनों के साथ वो डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति क्यों हो रही है? मतलब अगर बेहतर रिश्ते कर ले, और जैसे आप लोगों ने चाइना को अपना कुछ एरिया जो है वो दे दिया क्योंकि रिश्ते बेहतर करने थे, ये जिक्र जो है उसका आपने ही डिबेट के दौरान किया था। अब ऐसे में डूरन लाइन में भी अगर कुछ हिस्सा वो चाह रहे हैं तो वो चीजें दे दीजिए ताकि मसले सॉल्व हो जाए। आपको तो पूरा अफगानिस्तान चाहिए था ना, तो ये छोटे से एरिया के लिए इतना जबरदस्त वाला ये दुश्मनी मोल लेना। देखिए बात ये कि डूरन लाइन का इशू इंडियन मीडिया के ऊपर जिंदा है। पाक अफगान के बीच में 1980 के बाद से ये किसी फोरम पर डिस्कस ही नहीं किया जाता। तो पहले इसको देख लें कि ये इशू अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है ही नहीं। अब कोई अफगानी अगर ये कहे कि हम इस तरह से डूरन लाइन को नहीं मानते, वो ना माने, लेकिन सरहदें कायम हो चुकी हैं, अब उनको इसी पे गुजारा करना होगा। दूसरी बात, अभी संजीव जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी पख्तून होते हैं, वहां पर भी होते हैं, इनके दरमियान रिश्ते भी हैं, सब कुछ है, बिल्कुल है, आपस में सदियों से इस तरह रह भी रहे हैं। और हमारी सरहद पर ऐसे घर भी है जिनका फ्रंट जो है वो पाकिस्तान में खुलता है और उनका बैक यार्ड अफगानिस्तान में होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारे पख्तून, उनमें ये कतई कोई ख्वाहिश नहीं है कि ये सरहद खत्म हो जाए और अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाए। वो अफगानिस्तान को जानते हैं, वहां पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। एक लूटा फूटा मुल्क है जहां कोई किसी किस्म की तरक्की नहीं होती है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। संजीव जी ने सही कहा ना, वहां पे है क्या? आप ये बताएं कि वहां पे औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है, औरतों की एजुकेशन तक को बर्दाश्त नहीं किया जाता। यही वजह है, दुनिया में कितने मुल्क उनके साथ ताल्लुकात चाहते हैं,
अभी तो खैर कोई मुल्क भी नहीं है इस टाइम जो उनको मानता हो, शायद रूस ही है सिर्फ जो उनको मतलब इस तरह से एक्सेप्ट कर चुका है। जब ये 1996 में भी थे, 3-4 मुल्क थे पूरी दुनिया के अंदर जो इनके साथ ताल्लुकात बनाकर बैठे थे, और इंडिया ने भी उस वक्त इनसे ताल्लुकात नहीं बनाए थे। तो एक ऐसा मुल्क जिसको कोई इस तरह की एक्सेप्टेंस ही नहीं है, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो पता नहीं इस तरह से क्या कर देगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बढ़ के अब एक बात बड़े तवज्जो से की जाती, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। ठीक है जी, इस बात को हम आर्य हुसैन यहाँ पे जी। एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे यूके था, अमेरिका था, अफगानिस्तान तो सॉरी रूस था, उनको यहाँ पे शिकस्त हुई, बात सही है। लेकिन सवाल ये कि तालिबान का प्रॉब्लम है, वो अफगानिस्तान में जब भी आते हैं ना, वो अफगान अवाम के लिए भी इसको ग्रेव यार्ड ही बना देते हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, खवातीन टीवी के सामने इस तरह जा नहीं सकती तो है, सर इस ये सब तालिबान को अफगानिस्तान में लाने के लिए तो आप ही लोगों ने राह दी ना, नहीं आप ही देखिए, लोगों ने तो शह दिया। और वो पार्टी भी हमको याद है, जब तालिबान ने मुल्ला पूरी तरह से अफगान को कब्जे में किया, वो पार्टी आपके इधर से की गई, जश्न मनाया गया। आप यहाँ मुल्ला उमर की बात कर ले, अब आजकल मुल्ला अकबर नहीं, ये सब लोग अफगान ही हैं। ये ठीक है कि इन्होंने एक जमाने में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली होगी और यहाँ के मदरसों में भी पढ़े होंगे, मगर ये अफगान ही है असल में। आप बताएं ना कि इन्होंने अफगान अवाम के लिए, इनके पास अफगान अवाम की तरक्की के लिए एजेंडा क्या है? एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। मैं दोबारा कहता तभी हूं, तो मुत्तकी जी, क्या तभी देगा? तो मंत्री मुत्तकी जो है वो भारत आए, आकर के एक डील करके यहाँ से गए, तभी भारत ने उनको मेडिकल जो एम्बुलेंस वगैरह है वो तोहफे में दिया। अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है, रशिया की तरफ से भी एक समर्थन सा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस बात से इनकार नहीं करता, वो जिस मर्जी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, उससे हमें कोई मसला नहीं, तो पर प्रॉब्लम कोशिशें तो उनकी जारी है ना कि अफगानिस्तान में अब बेहतर रिश्ते करने हैं। तालिबान शासित जो सरकार है वो भी तो यही चाहते हैं ना कि बाकियों से भी बेहतर रिश्ते हो हमारे। देखिए आउटसाइड वर्ल्ड से बेशक अपने ताल्लुकात बनाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर प्रॉब्लम ये आपने अपने अवाम को जितना स्क्वीज रखा हुआ है, खासकर औरतों को आज के दौर में, आपके सामने दुनिया भर की रिपोर्ट्स है। बॉलीवुड ने इसमें इतनी शानदार फिल्म बनाई थी एस्केप फ्रॉम तालिबान, उसमें कितने अच्छे से दिखाया गया कि औरतों के साथ उनका सलूक क्या होता है। तो इस तरह का अफगानिस्तान खुद अफगानी को कबूल नहीं है। आखिरी बात करूंगा, अफगान प्लेयर है राशिद खान, उनके कैप्टन भी रहे, आपको अच्छी तरह पता है, वो इंडिया भी आते हैं। उनका हालिया बयान है कि मैं अफगानिस्तान में अपने आप को सेफ महसूस ही नहीं करता जब भी मैं अफगानिस्तान जाता हूं। तो इस तरह का अफगानिस्तान दिया है इस हुकूमत ने अपने शहरियों को। तो इस अफगानिस्तान को जो तालिबान की सरकार दी, मेरा तो यही बार बार सवाल है हुसैन जी कि वहां की इस परिस्थिति को लाने में तो आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं चाहूंगी संजीव सर आप कुछ कहना भी चाहते, आ रही हूँ शिवदान सर आपके पास। किरण जी, सबसे बड़ी उसके बिना संभव ही नहीं था। पाकिस्तान ने यदि सपोर्ट नहीं किया होता तो तालिबान सरकार वहां पे काबुल की सत्ता पे भी नहीं आ पाती, पहले भी वो नहीं खड़ा होता। ये तो बात बिल्कुल सच है। देखिए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि तालिबान की सरकार अपने अंदर वो जाहिर है कि वो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मिले और अनेक तरीके के वो उनके अपने सपने हैं, अपने ख्वाब हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो। और अभी मुत्ताकी साहब आए थे और उसके और वो जो कोर इश्यूज हैं उसको उन्हें एड्रेस करना चाहिए, और चाहे महिलाओं का की बात हो, इथनिक माइनॉरिटीज की बात हो, उनको एड्रेस करना ही होगा। जब तक वो एड्रेस करेंगे नहीं तब तक फुल रिकॉग्निशन मिलना मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जो भारत के अफगानिस्तान के साथ जो संबंध है, भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने की कवायद करता है। इवन कि तालिबान की सरकार में भी हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया था, उसके बावजूद भी हम जो एड मटेरियल है, तमाम जो राशन इत्यादि है, उसको हम कपड़े हैं, सर्दियां बहुत पड़ती हैं, हम अक्सर मदद करते हैं। सर थोड़ी वक्त की कमी है, शिवदान सर 30 सेकंड्स में सर अपनी बात रखिएगा, माफी चाहूंगी इसके लिए आपसे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो हुसैन साहब ने बोला है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसको अपने नौजवानों को शिक्षा देनी चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये सब कहां से सीखा उन्होंने? केवल आपसे। जिस प्रकार से आपने केवल नौजवानों को आतंक की शिक्षा दी है, उनको आतंकवादी बनाया है, तालिबान बनाया है, तरह तरह की जो पूरे मदरसों को आपने इस तरह कन्वर्ट किया है, वो आप ही से सीख करके वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो आपके द्वारा दी गई है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कल्चर बदलेंगे तो ये अफगानिस्तान में भी कल्चर बदलेगी। और आप जैसे पत्रकारों को चाहिए कि पाकिस्तान में
अपनी इस जी। बात को लोगों को, जनता के नोटिस तक लाए बिल्कुल कि आखिर पाकिस्तान इस स्थिति में क्यों बिल्कुल। आया। और एक और उदाहरण अफगानिस्तान- हुसैन जावेद जी मैं भी आपको दे दूं, यहाँ पर वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उससे पहले उदाहरण सुन लीजिए। जब मुत्तकी जी आए थे, महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही पहले रो में महिलाओं को बिठाया गया। ये भारत सिखाता है, ये भारत की तरफ से कोशिशें की जाती हैं कि अगर किसी को सुधरने का मौका दिया जा रहा है तो किस तरह से सुधारा भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना समय यहाँ पर देने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।